अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, 27 फरवरी 1931। ये सिर्फ एक तारीख और एक जगह नहीं है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो मोड़ है जहां इतिहास ने एक नई करवट ली थी। और इस मोड़ के केंद्र में था एक वादा, एक ऐसा वादा जो एक क्रांतिकारी ने खुद से किया था कि पुलिस उन्हें कभी कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। ये वादा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पहचान थी चंद्रशेखर आजाद की, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था ये। तो आज हम इसी कहानी में गहरे उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आजाद और उनके साथियों ने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना के सपने से जोड़ा। ये एक नई आवाज थी, क्रांति की एक नई सोच। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, तो देश के कई नौजवानों में आप कह सकते हैं कि एक गहरी निराशा छा गई। उन्हें लगने लगा था कि शायद सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी। और बस यहीं से वो जमीन तैयार हुई जिस पर क्रांतिकारी समूहों का उदय होना था। और इसी निराशा के माहौल में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, शॉर्ट में कहें तो HRA। अक्टूबर 1924 में बना ये संगठन। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, सशस्त्र क्रांति, मतलब हथियारों के दम पर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। लेकिन क्रांति के लिए चाहिए थे हथियार, और हथियार के लिए चाहिए था पैसा। और इसी जरूरत ने जन्म दिया 1925 की उस मशहूर घटना को जिसे हम सब काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। ये क्रांति की आग जलाने की पहली बड़ी चिंगारी थी। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक 15 साल के लड़के की। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इन्हें भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि वो जिसे जेल में डाल रहे हैं उसकी सोच को कैद करना नामुमकिन है। तो जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया, तुम्हारा नाम? जवाब मिला, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। और तुम्हारा घर कहाँ है? जेल। सोचिए जरा, इन 3 जवाबों ने उस 15 साल के लड़के चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद बना दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गई, उनका संकल्प बन गया। वक्त के साथ क्रांति की सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक वैचारिक छलांग कह सकते हैं। सितंबर 1928 में भगत सिंह जैसे युवा विचारकों के असर से HRA के नाम में एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा, सोशलिस्ट। अब यह संगठन बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। मतलब अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, नहीं, मकसद था एक ऐसा भारत बनाना जहां किसानों और मजदूरों का शोषण ना हो, एक सच्ची आज़ादी। और इस नई ज्यादा बड़ी सोच वाले संगठन की कमान सौंपी गई, कमांडर इन चीफ बनाया गया आजाद को। तो अब HSRA बन चुकी थी एक नई सोच के साथ। और उनकी पहली बड़ी कार्रवाई जो थी वो असल में एक बदले की कार्रवाई थी। देखिए, हुआ ये कि 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा, और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। जाहिर है पूरे देश में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन को लीड कर रहे थे देश के बड़े नेता लाला लाजपत राय। पुलिस ने उन पर और बाकी प्रदर्शनकारियों पर बहुत ही बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई, और HSRA ने तय कर लिया कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। प्लान था उस पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को निशाना बनाना जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन एक गलत पहचान की वजह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस एक्शन में भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियां चलाईं, और आजाद ने कवर फायर देकर यह पक्का किया कि वो दोनों वहां से सुरक्षित निकल जाएं। सॉन्डर्स की हत्या से ब्रिटिश हुकूमत हिल तो गई थी, लेकिन HRA के क्रांतिकारियों को यह एहसास हो रहा था कि सिर्फ बदला लेने से काम नहीं चलेगा। असली जरूरत थी अपनी आवाज, अपनी समाजवादी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने की। और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा जोखिम भरी रणनीति के बारे में सोचा। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के अंदर 2 बम फेंके। लेकिन रुकिए, इन बमों का मकसद किसी को चोट पहुंचाना या मारना बिल्कुल नहीं था। उन्हें जानबूझकर खाली बेंचों पर फेंका गया था। ये एक सांकेतिक विरोध था, एक धमाका, सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए।
उन्होंने जो पर्चे फेंके उन पर साफ साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। HSRA को ये अच्छी तरह पता था कि इस काम के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा, और असल में वो यही तो चाहते थे। वो अदालत को ही अपनी विचारधारा के प्रचार का एक मंच बनाना चाहते थे। यहां जरा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये उनकी बदलती रणनीति की पूरी कहानी बताता है। 1925 में काकोरी कांड का मकसद था क्रांति के लिए पैसे जुटाना, लेकिन 1929 की असेंबली बमबारी तक आते आते वो समझ चुके थे कि विचारों का धमाका असली बम के धमाके से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब मकसद पैसा नहीं, बल्कि प्रचार था। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक वैचारिक क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ कदम था। अब ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उन्होंने असेंबली बम कांड को सीधे सीधे सॉन्डर्स की हत्या से जोड़ दिया, और इसके बाद शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मुकदमा जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया। लेकिन इन क्रांतिकारियों की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। जेल की दीवारों के अंदर एक नई जंग शुरू हुई। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी कि उन्हें आम अपराधियों की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक कैदी माना जाए। ये लड़ाई अपने सम्मान और अपनी विचारधारा के लिए थी, और इस लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 63 दिन, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए एक महान बलिदान का प्रतीक है। 63 दिनों की लगातार भूख हड़ताल के बाद जतिन दास ने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनका ये बलिदान, इस त्याग ने उन्हें अमर बना दिया, एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। और अब कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से हमने इसे शुरू किया था। HSRA के ज्यादातर बड़े नेता जेल में थे। बाहर सिर्फ आजाद थे, जो अकेले ही इस संघर्ष की लौ को जलाए हुए थे। लेकिन फिर एक मुखबिर की गद्दारी ने सब कुछ बदल दिया। आजाद अंग्रेजों के बिछाए जाल में फंस गए। 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। मुखबिर की दी हुई खबर पर पुलिस ने आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। उस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने सबसे पहले अपने साथी सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका दिया, और फिर अकेले ही दर्जनों पुलिस वालों से लोहा लेने लगे। गोलियां चलती रहीं, जब तक कि उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, और उस आखिरी गोली से आजाद ने अपनी वो कसम पूरी की जो उन्होंने खुद से की थी। वो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। वो अपने उस संकल्प पर अटल रहे कि कभी भी जिंदा गिरफ्तार नहीं होंगे। वो जिए भी आज़ाद और दुनिया से गए भी आज़ाद। अपनी जिंदगी और मौत दोनों से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सच्चा साबित कर दिया। HSRA का सफर भले ही ज्यादा लंबा ना चला हो, लेकिन उनकी विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष को सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक समाजवादी भारत के सपने से जोड़ा। उन्होंने आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी भी बताया। उनके नेताओं का बलिदान, उनका साहस, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया, प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक जो आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक विचारधारा किसी क्रांति की दिशा और दशा को कैसे पूरी तरह बदल सकती है, और एक ऐसी अटूट प्रतिज्ञा जिसे निभाने की कीमत अपनी जान हो, उसका असली मोल क्या होता है।